तो मानव का प्रतिरक्षा तंत्र देखिए भाई, मानव का प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य प्रतिजनों को पहचानना होता है भाई। तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का क्या कार्य है? प्रतिजनों को पहचानना भाई। क्या कार्य है बोलो? प्रतिजनों को पहचानना, ठीक है। उनके प्रति अनुक्रिया करना दूसरा काम, और उन्हें याद रखना होता है। हमारे इम्यून सिस्टम में क्या क्या होता है बोलो? सबसे पहला काम प्रतिजनों को पहचानना, अनुक्रिया करना और उन्हें याद रखना। 3 बातें याद रखिए आप लोग भी। पहला काम क्या रखोगे बोलो? पहला काम यह है कि प्रतिजनों को पहचानो, फिर अनुक्रिया करो, अनुक्रिया के बाद उन्हें याद रखो कि कौन आया था, कैसा इलाज करना है इसका, है ना। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी, स्व प्रतिरक्षा रोग और प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र स्व प्रतिरक्षा रोग किसमें और प्रत्यारोपण में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो बना होता है आपके कितनी चीज़ों से? 5 चीज़ों से। कितनी से? 5 या 4। देखो, सबसे पहले आएगा लसिका ऊतक, फिर आएगा ऊतक, और फिर आएगा कोशिकाएं, और फिर आएंगे घुलनशील अणु। कुछ इस तरह के होते हैं, इनसे हमारा इम्यून सिस्टम बना हुआ होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे लसिका तंत्र, लिम्फोइड ऑर्गन। क्या पढ़ेंगे? लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले आता है लसिका भंग या लिम्फोइड ऑर्गन। ये लसिकाणुओं की उत्पत्ति और परिपक्वन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब पहला चीज़ तो है उत्पत्ति, दूसरी चीज़ है परिपक्वन, और तीसरी है प्रचुरोद्भवन। ये याद रखना, रिक्त स्थान के लायक है। लसिकाणुओं की उत्पत्ति और परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन में होता है, मतलब लसिका अंग, लिम्फोइड ऑर्गन। तो बात आती है कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के लिम्फोइड ऑर्गन? एक तो होता है अस्थि मज्जा और एक होता है थाइमस ग्रंथि। 2 प्रकार के लिम्फोइड ऑर्गन हमारे बॉडी में है ना। लसिका भंगे, अस्थि मज्जा और थाइमस, ऐसे लसिका भंगे जहाँ जो अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में बदल जाते हैं, मतलब जहाँ पर अस्थि मज्जा और थाइमस स्थान है भाई। ये क्या है? ये स्थान। इन स्थानों पर लसिकाणु, ये अपरिपक्व लसिकाणु परिपक्व में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? परिपक्व में। देखो आप, अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील, मतलब प्रतिजन को मारने के प्रति क्या हो जाते हैं? ये संवेदनशील हो जाते हैं, उस जगह पर ये होते हैं। परिपक्व के बाद लसिकाणु द्वितीयक लसिका भंगों में चले जाते हैं भाई। ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन यहाँ पर चले जाते हैं। और द्वितीयक लसिका भंग ऐसे स्थान हैं, अब स्थानों की फिर बात कर लो कि द्वितीयक लसिका भंग कौन से स्थान है, किस जगह पे काम करते हैं। तो जहाँ पर क्या होती है? लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है। जो लसिकाणु होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, उनकी प्रतिजन के साथ यानी कि एंटीजन के साथ रिएक्शन होती है, जो बाद में अधिक संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती है। तो इस तरीके से ये चलता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। आगे बात करते हैं अभी। उसके बाद आता है हमारे पास द्वितीयक लसिका अंगों के उदाहरण। ये था ना आज का टॉपिक, द्वितीयक लसिका अंगों के उदाहरण। द्वितीयक लसिका अंगों के उदाहरण देखिए आप लोग। एक तो होता है प्लीहा। पहला क्या होगा? प्लीहा होगा। फिर लसिका ग्रंथियाँ होगी, टॉन्सिल होंगे, क्षुद्रांत के पेयर्स के पैचेस होंगे, अपेंडिक्स होगी, इसको अपन क्या बोलते हैं? कृमि रूपी परिशेषिका। तो पहला अंग कौन सा हो गया बोलो? प्लीहा। दूसरा कौन सा हो गया? लसिका ग्रंथियाँ। तीसरा क्या हो गया? टॉन्सिल। चौथा क्या हो गया? पैर के पैचेज। पांचवा क्या होगा? अपेंडिक्स, यानी कि कृमि रूपी। तो सबसे पहला जो लसिका अंग है सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी याद रखना, द्वितीयक, जिसका नाम है अस्थि मज्जा। इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बोन मेरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मेरो। ये मुख्य लसिका भंग है भाई। बोन मेरो क्या है? मुख्य लसिका भंग है, जिसमें लसिकाणु सहित सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में सभी लसिकाणुओं के साथ साथ में रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण होगा। अस्थि मज्जा में बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन व परिवर्धन होता है। अस्थि मज्जा में क्या होता है? बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन व परिवर्धन होता है भाई, ठीक है।
उसके बाद देखो आप अगला जो अंग आता है उसका नाम क्या है बताओ भाई। उसका नाम है थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि। ये एक पाली युक्त ग्रंथि होती है। कैसी होती है? एक पाली युक्त ग्रंथि होती है जो हृदय के पास होती है। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो होती कहाँ पर? ये हृदय के पास। ठीक है, हृदय के पास होती है। ठीक है, और किसके नीचे होती है? उरोस्थि के नीचे। हृदय के पास होती है और उरोस्थि के नीचे होती है। ठीक, हृदय के पास और उरोस्थि के नीचे होती है। जन्म के समय थाइमस काफ़ी बड़ी होती है। जब बच्चे का जन्म होता है थाइमस बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन उम्र के साथ साथ थाइमस का क्या होता जाता है? आकार घटता जाता है। यौनारंभ के समय तो ये बिल्कुल ही छोटे से आकार की रह जाती है। मतलब पहले इसका आकार बड़ा था लेकिन बाद में इसका आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से थाइमस ग्रंथि के बारे में लिखना है आपको पेपर में। छोटा सा टॉपिक, थाइमस ग्रंथि, लिम्फोसाइट के परिवर्धन। तो लिम्फोसाइट के टी लिम्फोसाइट, कौन से? टी लिम्फोसाइट के परिवर्धन व परिपक्वन के लिए जिम्मेदार होती है। इस तरह से अस्थिमज्जा और थाइमस ग्रंथि प्राथमिक लसिकाभ अंगों का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट प्लीहा। प्लीहा सेम के आकार का एक अंग होता है। कौन से आकार का होता है? सेम के आकार का। आकार का एक बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु होते हैं। क्या होते हैं? लसिकाणु और भक्षकाणु होते हैं। मुख्य रूप से क्या होंगे? लसिकाणु और क्या होंगे? भक्षकाणु। ये रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसा देता है और फंसाकर उनका फिल्टर करता है। मतलब हमारे ब्लड का फिल्टर। ब्लड का फिल्टर क्या होगा? अपन सोचते ना ब्लड कहाँ छनता है? ब्लड छनता कहाँ पर है? किडनी में। लेकिन फिल्टर साफ कहाँ पर होता है? साफ क्लियर लीवर में जाके होता है। लीवर में होती है कोशिकाएं सब। लीवर या प्लीहा जो होती है ना, लीवर के आसपास सारे अंग होते हैं, है ना, वहाँ पर। प्लीहा में परिपक्व आरबीसी का भंडार होता है भाई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान। याद रखना इसको क्या कहा जाता है, याद रखना। फिर आती है लसिका ग्रंथियाँ, जिनको लसिका गांठी भी बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? लसिका गांठी भी कह सकते हैं। लसिका ग्रंथियाँ ठोस संरचनाएं होती है। आपने देखा होगा आपके कान के नीचे, गाल के यहाँ पर, इस जगह पे, ठीक है ना, यहाँ पर, है ना, इस तरह से ये जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं ना वहाँ क्या होती है? लसिका गांठें होती है ना। और अपन सोचते कोई गांठ होगी बॉडी में, तो गांठ नहीं है भैया, है ना, ये गांठ नहीं है भाई विशेष तौर पे। तो लसिका तंत्र पर ध्यान देना। जो लसिका तंत्र पर कई स्थानों पर स्थित होती है, एक जगह नहीं मिलती भाई, कई सारी जगह भी मिलती है। यदि कोई सूक्ष्म जीव और प्रतिजन लसिका ऊतक में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं? लसिका या ऊतक तरल में आ जाते हैं, तो लसिका ग्रंथियाँ उन्हें फांस लेती है। फांस लेके उसको क्या कर देती है? मार देती है। तो ये काम है हमारे किसका? लसिका ग्रंथियों का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो लसिका गांठें हो गई। लसिका गांठों के बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। लसिका ग्रंथियों में फंसे हुए प्रतिजन वहाँ मौजूद लसिकाणुओं के सक्रियण और प्रतिरक्षण के लिए क्या है? उत्तरदायी है। फिर आती है अगला जिसका नाम है माल्ट। माल्ट को क्या बोलते हैं अपन? देखिए, माल्ट को बोलते हैं MALT। इसकी पहले तो फुल फॉर्म याद करो आप सभी बच्चे। इसकी पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखो। इसकी फुल फॉर्म क्या है बताओ? म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, है ना, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक। तो ये क्या है भाई? लसिका ऊतक। हमारे शोषण, पाचन, जनन मूत्रपथ के आस्त्रों, आस्त्र मतलब क्या होती है? लाइनिंग। आस्त्रों के भीतर जो लसिकाभ अंग होते हैं उन्हें माल्ट कहते हैं। तो माल्ट कहाँ का होता है बताओ? शोषण, पाचन व जनन मूत्रपथ के अस्तर पर। अस्तर मतलब बीच में। जैसे मान लो कोई नलिका होती है ना, अपन कॉलर बनाते हैं, टेलर जब कॉलर बनाता है तो वो बीच में वो लगाता है एक कपड़ा, उसको क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं उसको? अस्तर ही बोलते हैं, है ना, बीच में लगाते हैं ऐसे ही साइड में। ठीक है, तो लसिकाभ अंग होते हैं उन्हें माल्ट कहते हैं। ये भी प्रतिजनों को मारने का कार्य करते हैं। और मानव शरीर के कुल लसिकाभ ऊतक का कितना परसेंट? 50%। न्यू टाइप के लिए याद रखना भाई, कितने परसेंट होते हैं ये? 50%। ठीक है,